Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to MCQ series on environment। आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंट MCQs ऑन द एनवायरनमेंट सब्जेक्ट और हमारा थीम रहेगा इसमें आपकी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। इससे पहले हम लोगों ने पोल्यूशन पर हम लोगों ने MCQs कर लिए हैं, हम लोगों ने डिफरेंट जो बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजी, उसके ऊपर MCQs कर लिए हैं। आज है हमारा दिन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का। शुरू करेंगे उधर फर्स्ट क्वेश्चन। If a particular plant species is placed under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act 1972, what is the implication? देखो इसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे, इसमें हम लोग इंडिया के जो डिफरेंट एक्ट्स हैं उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका A license is required to cultivate that plant। देखो नॉर्मली जब हम इस एक्ट की बात करते हैं तो इस एक्ट में टोटल आपके 6 शेड्यूल्स हैं। 6 शेड्यूल्स में से जो 1, 2, 3 और 4 शेड्यूल है, इनमें डिफरेंट जो स्पीशीज है वो कैटेगराइज्ड हैं और अगर आप इनको हंट करते हैं या पोच करते हैं तो अल्टीमेटली दैट इज पनिशेबल ऑफेंस। 1 में वो स्पीशी हैं जो हाईली प्रोटेक्टेड हैं, सेकंड में 1 से कम, थर्ड में 1 और 2 से कम और 4 में 1, 2, 3 से कम। तो लेवल ऑफ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है एज वी आर मूविंग फ्रॉम शेड्यूल 1 टू शेड्यूल 4। शेड्यूल 5 में वो स्पीशीज हैं जिनको आप किल कर सकते हैं और उसके लिए आपको किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो आपको शेड्यूल 6 है उसमें डिफरेंट प्लांट्स, इन प्लांट्स को आपने कल्टीवेट करना है, आपने प्रोड्यूस करना है, आपने इनको एक्सपोर्ट करना है, ये सब चीज़ें हैं बैंड और इसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से, उसके बाद ही आप चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं और आगे बेच सकते हैं। ठीक है, तो अगर शेड्यूल 6 में कोई चीज़ है, प्लांट है, तो अल्टीमेटली क्या चाहिए होगा, अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है एक बार इनडायरेक्ट वे से। वियना कन्वेंशन 1985 में आपकी आई थी रिगार्डिंग दी ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन। 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था जो कि वियना कन्वेंशन के आधार पर ही बनाया गया था, जिसमें ये बोला गया था 2030 तक हर कंट्री कोशिश करेगी कि अपने देश से HCFCs और CFCs को रिप्लेस कर दे बाय HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, एज फ्लोरीन इज नॉट द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ठीक, तो ये जो है आपके दोनों कन्वेंशन इज रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज नॉट करेक्ट। देखो NGT है बेसिकली जो कि हमारे एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो डिफरेंट केसेस हैं उनको सुनता है ताकि जो डिलेज हैं केसेस में वो ना रह सके, फटाफट जो एनवायरनमेंट के केसेस हैं उनको हम डील करते रहें, इसीलिए डिफरेंट सेपरेट कोड बनाया गया है। क्या इट वॉज सेटअप इन द ईयर 2010, सही बात है, इस साल में ही हमारा NGT एक्ट आया था 2010, बाय विच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। Second, it is involved in the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forest। ठीक बात है कि जल्दी से जल्दी हमारे जो डिस्पोजल ऑफ केसेस रहे रिलेटिंग टू एनी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। It may consider giving relief and compensation for damages to persons and property। इसके पास ये पावर है कि ये लोगों को कंपनसेशन दे सकता है उन चीज़ों के लिए जो कि किसी भी प्रोजेक्ट की वजह से उनको हुई है डैमेज। ठीक है, तो इसके पास ये पावर है। It is bound by the procedures laid down under the Code of Civil Procedures 1908। देखो इट इज नॉट बाउंड बाय दीज प्रोसीजर्स, इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक, कि अगर इस एक्ट में, इस लॉज में कुछ लिखा भी हुआ है लेकिन नेचुरल जस्टिस के वो अगेंस्ट जा रहा है तो जो NGT रहेगा वो नेचुरल जस्टिस की बात मानते हुए किसी भी डिसीजन को दे सकता है। ठीक, तो ये नॉट करेक्ट पूछा ना हम लोगों से, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, सही बात है, हमने पहले भी क्या था, कार्टेगेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, ये आपके CBD के तहत आते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये भी हम लोगों ने किया है कि ऐसे पोल्यूटेंट जो कि काफ़ी टाइम तक एनवायरनमेंट में रहते हैं और इंसानों के फैटी टिश्यूज़ में डिजोल्व होते हैं, इसीलिए वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाते हैं। तो उनको काबू में करने के लिए, उनके एक्सपोर्ट्स को काबू में करने के लिए कंट्री हैज साइंड द स्टॉकहोम कन्वेंशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर, ये भी बात सही है।
क्योटो प्रोटोकॉल सेव वाटर नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल है आपका रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज इन 1997। ठीक, तो ऑप्शन पूछा क्या है, नॉट करेक्ट ना, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन द ईयर 1976, 1980, 1983 या 1988। आंसर है आपका 1980। इस साल में ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में, और इसके तहत ही आपके जो डिफरेंट जो फॉरेस्ट हैं उनको कैटेगराइज किया गया था और उनको डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में हम लोगों ने रखा था, है ना। फॉर एग्जांपल कि कोई भी जो फॉरेस्ट रहेगा, चाहे वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, चाहे वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, चाहे वो विलेज फॉरेस्ट है, किसी भी फॉरेस्ट को आप नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, उसके लिए यू नीड द परमिशन ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, गाडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज आर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं, गंगा एक्शन प्लान नहीं, इसके लिए थी हमारे पास माधव गाडगिल कमेटी। ठीक, लिंकिंग ऑफ रिवर्स ये भी नहीं है, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स इसके ऊपर है। पहले आपकी गाडगिल कमेटी आई थी, फिर आपकी कस्तूरी रंगन कमेटी आई थी, दोनों ने ही वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बनाने की बात की थी, जो अभी तक हम लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं करी है। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन द न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एजेंडा 21 है बेसिकली आपका कि एजेंडा फॉर 21st सेंचुरी, ठीक है, कि हम इस सेंचुरी में क्या करने जा रहे हैं, प्रोटेक्शन करेंगे एनवायरनमेंट की, इकोनॉमी को भी बढ़ाएंगे, जीडीपी को भी बढ़ाएंगे, तो सारी चीजों को हम इकट्ठे लेकर चलेंगे। ये एजेंडा तैयार किया गया था। फर्स्ट, इट इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक बात है, जब हम इकोनॉमी प्लस एनवायरनमेंट दोनों को बैलेंस करने की बात करते हैं तो हम देखते हैं एजेंडा 21 आता है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। इट इज ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन 2002। देखो, ये जो आपका एजेंडा 21 है ये आया था 1992 में, जो हमारी अर्थ समिट हुई थी, इसको हम रियो समिट भी कहते हैं। तो उसमें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED एक कन्वेंशन हुई थी, जिसके अल्टीमेटली 3 जो हैं पार्ट्स हुए थे। एक बन गई आपकी UNFCCC क्लाइमेट चेंज के लिए, एक बन गई CBD बायोडाइवर्सिटी के लिए, और एक हो गई आपकी UNCCD कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये तो हो गया आपकी लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज। इसके अलावा जो है एक एजेंडा 21 भी साइन किया गया कि 21st सेंचुरी में हम लोग क्या क्या चीजें करेंगे, उसका एक ड्राफ्ट सा तैयार किया गया। ठीक, तो इट वॉज नॉट ओरिजिनेटेड इन दी जोहान्सबर्ग इन 2002, 10 साल पहले ही ओरिजिनेट हो चुका था। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। पूछा क्या है करेक्ट, आंसर रहेगा आपका A1 ओनली। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN एंड द साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? फर्स्ट, IUCN is an organ of UN and CITES is an international organization between governments। देखो, UN की ऑर्गन नहीं है IUCN, ये ध्यान रखेंगे। IUCN is a kind of NGO जिसमें प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों चीजें हैं, बट ये UN का ऑर्गन नहीं है। बट हाँ, साइट्स इस तरीके से है कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट, बट ये सही नहीं है, तो ऑप्शन दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage natural environments। ठीक बात है, IUCN ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव उठाए हुए हैं जिसके तहत हम लोगों ने वर्ल्ड को बेटर जगह बनाने की ठानी हुई है। CITES is legally binding on the states that have joined it, but this convention does not take place of national laws। ये तो बात सही है कि CITES में लीगली बाइंडिंग तो चीज लिखी हुई है, लेकिन CITES में अगर कोई लॉ है और नेशनल लॉ जो है उससे अलग है, तो नेशनल लॉज आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इट इज नॉट रिप्लेसिंग द नेशनल लॉज, इट इज जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग द नेशनल लॉज। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सेकेंड भी करेक्ट है, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है ना। पूछा क्या है करेक्ट आंसर, तो 2 and 3 ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज Rio + 20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज? Rio + 20, देखो जो 1992 में हमारी समिट हुई थी दैट इज कॉल्ड द रियो समिट। तो 2002 में जो हुई थी दैट वाज Rio +
2010 जोहानिसबर्ग में हुई थी, और जो 2012 में हुई थी दैट वाज कॉल्ड द Rio+20। तो ये कन्वेंशन किसके रिगार्डिंग है? फर्स्ट, इट इज यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, इट इज मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं है। इट इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी नहीं है। इट इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी नहीं है। Rio+20 को हम दूसरे नाम से किस तरीके से जानते हैं? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, UNCSD। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थ आर। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ UNEP एंड यूनेस्को, नहीं, इट इज द इनिशिएटिव ऑफ WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। It is a movement in which the participants switch off the lights for 1 hour on a certain day per every year। ठीक बात है, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, और इस दिन 8:30 से लेकर 9:30 PM तक जो है लाइट्स आपके पूरा वर्ल्ड ऑफ रखता है, सो दैट अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड, अवेयरनेस कैन बी प्रोलिफरेटेड। It is a movement to raise the awareness about the climate change and the need to save the planet। ठीक बात है कि अगर हम सारे मिलकर कोशिश करेंगे तभी जाकर हम चीज़ों को बेटर कर पाएंगे, अदरवाइज हम उनको बेटर नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट रॉन्ग है, 2 और 3 सही है। पूछा क्या है करेक्ट, तो आंसर रहेगा आपका C, 2 and 3 ओनली। ठीक, नेक्स्ट, if a wetland of international importance is brought under the Montreux Accord, what does it imply? Montreux Accord के अंदर है तो वो क्या चीज इंप्लाई करती है? फर्स्ट, changes in the ecological character have occurred, are occurring or are likely to occur in the wetland as a result of human interferences। हम लोगों ने जब रामसर कन्वेंशन करी थी, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक रजिस्टर है जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, जिसमें हर एक वो वेटलैंड जो कि ह्यूमन इंटरफेरेंसेस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है, उसका एक लेखा जोखा है। अगर आपने उसको बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया है तो उस रजिस्टर से बाहर निकल जाती है। फॉर एग्जांपल आपका चिलिका लेक, चिलिका लेक पहले इस रिकॉर्ड में थी बट अब नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा उठा लिए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? कैसा आपका रजिस्टर जहाँ पर उन वेटलैंड्स का जिक्र है जिनमें आपका इकोलॉजिकल करेक्टर में चेंजेस आए हैं, आ रहे हैं और आ सकते हैं। तो दैट इज रिगार्डिंग दिस मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? GEF है, ये आपका आया था 1992 में आफ्टर रियो समिट। इट सर्व्स एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड UNFCCC। ठीक बात है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं आपकी वो पैसा इकट्ठा करती हैं और वो पैसा डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाता है ताकि वो अपनी कंट्रीज में बायोडाइवर्सिटी को अच्छी तरीके से कंजर्व करके रख सके। इट अंडरटेक्स साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज एट ग्लोबल लेवल। देखो ये जो है आपका साइंटिफिक रिसर्च नहीं करता है एनवायरमेंटल इश्यूज। It is an agency under OECD to facilitate the transfer of technology and funds to underdeveloped countries with specific aim to protect their environment। देखो ये काम तो बिल्कुल सही करता है, यही लिखा हुआ है सेम, बट ये जो आपका OECD है उसके अंडर काम नहीं करता है। इट इज नॉट एन एजेंसी अंडर OECD। जो वर्ल्ड बैंक है इट एक्ट्स एज ए ट्रस्टी फॉर दिस मैकेनिज्म, फॉर दिस फंड। ठीक, तो ये भी गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, बोथ ए एंड बी तो गलत है, तो ऑप्शन रहेगा आपके पास ओनली ए। तो यस, इसमें हम लोग CBD के लिए, UNFCCC के लिए, UNCCD के लिए, मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी के लिए और स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs के लिए जो फंड है वो इकट्ठा करते हैं फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट, द UNFCCC इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ड्रॉन एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, नहीं, UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो 1992, ये सही है बिल्कुल, हमने पहले ही किया है। UNCED की एक मीटिंग हुई थी जिसमें UNFCCC जो है निकलकर सामने आया था, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ये है आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम की, ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है बेसिकली, कन्वेंशन नहीं है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस
बेसिकली है जिसने स्टार्टिंग में ही वर्ल्ड को बता दिया था कि अगर आप इस तरीके चलते रहे तो एनवायरनमेंट बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाएगा और ये इरिवर्सिबल तरीके से डिप्लीट होगा। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। फर्स्ट है आपका जॉइंट इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और द एमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। जो क्योटो प्रोटोकॉल था आपका दैट वाज रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, इतना तो अपने को पता है। इसमें क्या है, इसने CO2 को एक एज अ कमोडिटी बना दिया कि हर एक कंट्री को ना हम लोगों ने कुछ कार्बन क्रेडिट्स दिए हैं, जो हम लोगों ने बात करी थी पहले कि हर कंट्री को कुछ कार्बन क्रेडिट्स दिए जाएंगे और जितने उन्होंने यूज कर लिए हैं उसके हिसाब से उनको उनका जो टारगेट है उसके हिसाब से उनको पनिशमेंट या सैंक्शंस मिलेंगे या फिर उनको वाहवाही मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म में क्या है कि कोई डेवलप्ड कंट्री जो है जिसने अपने टारगेट को ब्रीच कर दिया है, टारगेट अपना कंप्लीट वो नहीं कर पाए हैं कि उनको हम लोगों ने सिर्फ 100 कार्बन क्रेडिट दिए थे, इसका मतलब 100 टन ऑफ CO2 वो सिर्फ एमिट कर सकते थे पूरे साल में, बट उन्होंने एमिट कर दिया है 120 cc। जो एक्स्ट्रा 20 टन ऑफ CO2 है, अगर वो उतना ही कोई प्रोजेक्ट किसी डेवलपिंग कंट्री में लगा दें तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका जॉइंट इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म कि आपने जो डेवलपिंग कंट्री में ऐसा सोलर पावर प्लांट लगा दिया जो कि अल्टीमेटली 10 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर इतने ही 10 मेगावाट एनर्जी कोल पावर प्लांट प्रोड्यूस करता तो अल्टीमेटली वो 20 टन ऑफ CO2 को रिलीज कर देता इन द होल ईयर, बट क्योंकि अब सोलर पावर प्लांट से बना है तो कोई पोल्यूशन नहीं कॉज होगा, तो आपने 20 टन ऑफ CO2 को एमिट होने से बचा लिया, लेकिन बचाए नहीं, आप पहले ही एमिट कर चुके हैं उसको, है ना। बट दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द जॉइंट इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, जहां पर एक डेवलप्ड कंट्री अपने कार्बन क्रेडिट्स को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए किसी डेवलपिंग कंट्री में जाती है और वहां पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाती है जिससे कि अल्टीमेटली उसके जो मतलब फॉर एग्जांपल 20 cc जो कंपनसेट हो जाते हैं, दैट इज द जॉइंट इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। CDM जो है ऑन द अदर हैंड, अगर कोई डेवलपिंग कंट्री ही किसी डेवलपिंग कंट्री में जाए और अल्टीमेटली वहां पर इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट लगाए तो उसको हम कहते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया रहेगा, बस इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग है। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में CD में आपका डेवलपिंग प्लस डेवलपिंग है। ठीक, थर्ड एमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म, ये ट्रेड ही तो है बेसिकली। 100 cc आपको दिए गए थे, 120 आपने एमिट कर दिए, तो जो 20 cc आपने जो है खर्च कर लिए हैं ऑलरेडी, उसको आपने हल्का सा ऑफसेट करवा लिया, तो अल्टीमेटली ये भी हो रहा है। मान लेते हैं कि एक कंट्री A है और एक कंट्री B है, A कंट्री को लेते 100 cc और B कंट्री को लेते 200 cc। इसने 120 cc यूज कर दी, इसने 180 cc ही यूज करे हैं अभी तक, इसके पास 20 एक्स्ट्रा है, इसके पास 20 इसने ज्यादा खर्च किए हैं, तो ये जो 20 है इससे खरीद सकता है, इसको पैसे मिल गए, इसका टारगेट अचीव हो गया। तो दिस होल मैकेनिज्म इज कॉल्ड दी एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, कि आप कार्बन को, CO2 को ट्रेड कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। तो तीनों ही जो मैकेनिज्म है ये आए थे आपके क्योटो प्रोटोकॉल में। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इज द आंसर, डी ऑप्शन। तो 3 ध्यान रखेंगे, तीनों का जो बेसिक क्रक्स है वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, implementation of reducing emissions from deforestation and forest degradation REDD+ program can lead to, देखो नाम से क्लियर है, हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन को कम करना है, हमने फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कम करना है और उसकी वजह से हम लोगों ने क्या करना है, पेड़ों को बढ़ाना है और साथ में जो एमिशन है उसको भी हमें कम करना है। ठीक है, तो ये इससे होगा क्या, मिटिगेटिंग एडवर्स इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, सही बात है। पॉवर्टी एलिविएशन, आप एफोरेस्टेशन करेंगे, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाएंगे, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं पॉवर्टी एलिविएट भी होती है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तो होगी ही होगी, आपने पेड़ों को काटने से रोक दिया है तो बायोडाइवर्सिटी तो कंजर्व होगी ही होगी। तो तीनों ही इज दी आपके रिजल्ट ऑफ द REDD+ की इम्प्लीमेंटेशन। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इज द आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, एमिशन गैप रिपोर्ट UNEP, ठीक बात है। ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी बात सही है, प्लस येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच, ठीक बात है। वर्ल्ड क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी रिपोर्ट IPCC नहीं, इट इज बाय द इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंस ऑन क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी।
International Military Alliance on Climate and Security. This is not correctly matched. पूछा क्या है? Correctly matched, तो 1, 2, 3 is the answer. Option B is the answer. Next, where is the headquarters of Animal Welfare Board of India located? अहमदाबाद, हरियाणा, हैदराबाद या कोलकाता? आंसर इज हरियाणा. हरियाणा में बल्लभगढ़ इज द प्लेस जहां पर इसका हेडक्वार्टर है. पहले इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में हुआ करता था, बट अब बल्लभगढ़ में आ गया है. ठीक, तो ऑप्शन बी इज द आंसर. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, which of the following statement is not correct? It is a non-profit organization formed for the protection of biodiversity in India. ठीक बात है ना? ये तो ये बेसिकली आपका क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एनपीओ नहीं है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक, इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. ये न्यू दिल्ली में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर आपका देहरादून में है. ठीक, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज इन देहरादून. तो फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है. पूछा क्या है? नॉट करेक्ट. कौन सा नॉट करेक्ट है? तो दोनों ही नॉट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी वुड बी दी आंसर. ठीक, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. WCCB, द हेडक्वार्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज इन न्यू दिल्ली. सही बात है. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द WPA 1972. ये भी सही बात है कि क्राइम रोकने के लिए, हंटिंग को रोकने के लिए, पनिशमेंट्स देने के लिए. इट कलेक्ट्स एंड कोलेट्स इंटेलिजेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज एंड टू डिसेमिनेट द सेम टू द स्टेट. ठीक बात है, एक्टिविटीज इस तरीके से कि जो हो रही है, ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम जो हो रहा है उसके बारे में चीजें पता करनी, उसके बारे में स्टेट को बताना, तो ये सब भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस. ये कैंपेन है, इज एन अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च्ड बाय द WCCB. ये भी बात ठीक है कि हर जो स्पीशी है वो माइग्रेट नहीं करती है बाय चॉइस, बाय कोई फोर्स भी कर लेती है, क्योंकि आपने उनके रहने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी वहां पर. ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है. पूछा क्या है? करेक्ट कौन सा है? तो जब चारों ही करेक्ट है तो आंसर क्या रहेगा आपका? 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन डी. ठीक, चलो, और यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के सारे MCQs. कल हम मिलेंगे, डिफरेंट जो मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर हम MCQs करेंगे. इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. तो कोई भी डाउट रहेगा तो बताइएगा. थैंक यू सो मच.